Hi, this is Komal from Study with Kids. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. In our today's video, we'll discuss the chapter Reproduction for class 10th. So let's understand what is reproduction. It is the ability of living organism to produce new individuals. मतलब अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिमिलर टू देम. मतलब अगर एलिफेंट के बेबीज होंगे तो वो एलिफेंट जैसे होंगे, ह्यूमन बींग्स के जो बेबीज होंगे वो ह्यूमन बींग्स जैसे होंगे. तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो पहली वाली जनरेशन से क्या होती है? बिल्कुल सिमिलर. तो हमने ये तो देख लिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज इट नेसेसरी. मतलब किसी को भी रिप्रोड्यूस क्यों होना है. अभी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर किसी को भी जिंदा रहना है तो ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फर्स्ट वाज न्यूट्रिशन. खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी ज्यादा टाइम तक अलाइव नहीं रह पाएगा. नेक्स्ट वन वाज रेस्पिरेशन, जिसमें मेजर पार्ट आता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड वाज ट्रांसपोर्टेशन. अगर हमारी बॉडी में ब्लड ना हो, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस न्यूट्रिएंट्स, तो लाइफ प्रोसेस क्या होगा? क्या हम अलाइव रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. नेक्स्ट प्रोसेस वाज एक्सक्रीशन. अगर हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट रिमूव ना हो तो हम ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह सकते. तो these were the life processes that were important for the survival. अब इन सब में हमने कहीं रिप्रोडक्शन तो नहीं किया था. Then why is reproduction necessary? मतलब एक प्रोसेस में जिसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने वाली है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? So now we will see that reproduction is necessary not for the individual but for the species. अगर हम में से 3-4 लोग या कुछ लोग डिसाइड कर लें कि वो कभी लाइफ में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, न्यू ह्यूमन बीइंग्स को बर्थ नहीं देंगे, तो कुछ भी नहीं होगा. पर अगर आप सोच कर देखो, सारे ह्यूमन बीइंग्स अभी सोच लें कि वो रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, तो क्या ये स्पीशीज आगे बढ़ेगी? एक बार सबकी डेथ हो गई और ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी. तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे. तो रिप्रोडक्शन जो होती है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल. किसी एक के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, पर इट इज नेसेसरी फॉर दी स्पीशीज. अगर सब लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो स्पीशीज खत्म होते होते बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी और वो स्पीशीज बचेगी नहीं. सो दिस वाज व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट टाइप इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now, what is meant by asexual and sexual reproduction? Asexual reproduction means जब एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा, तो वो रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? एसेक्सुअल. मतलब एक बीइंग से और बीइंग्स प्रोड्यूस होंगे. एक ने दूसरे को बर्थ दिया, दूसरे ने नेक्स्ट को दिया, मतलब दो की जरूरत ही नहीं है. तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल. एंड अदर वन इज सेक्सुअल, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और जनरली वो क्या होते हैं? मेल और फीमेल. जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से वो स्पीशीज आगे बढ़ती रहेगी दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा एनर्जी चाहिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम एनर्जी चाहिए क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है. अब हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक स्टेप इन रिप्रोडक्शन और फिर हम इन दोनों रिप्रोडक्शन को डिटेल में करेंगे वन बाय वन. हम स्टार्ट करेंगे अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. बिफोर गोइंग विद दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में बेसिक इवेंट क्या होगा हम सबको पता है. हम सब किससे मिलके बन के बने हैं? सेल से. सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारे अंदर? सेल. और सेल के सेंटर मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है? न्यूक्लियस. आपने क्लास 9th में किया होगा. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स. और अगर हम क्रोमोसोम्स को मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाएं तो क्रोमोसोम मिलके बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से. तो ये है डीएनए
और डीएनए के छोटे से सेगमेंट को वी कॉल जीन। मतलब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन। और डीएनए की छोटी सी पार्ट को, छोटे से सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन। तो बेसिक इवेंट क्या होता है रिप्रोडक्शन में? अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक सेल है, उससे अगर दो सेल बनने हैं, इसका जो मेन डीएनए है वो करता है रेप्लिकेट। तो एक डीएनए इसके पास चला गया, एक डीएनए इसके पास चला गया, तो इसका जो पूरा सेल है, जो साइटोप्लाज्म है, वो सेपरेट हो जाएगा और ये एक अलग से ऑर्गेनिज्म बन गया और ये एक अलग से ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये उसका सेल था। हम बात कर रहे हैं अभी यूनिसेलुलर की, क्योंकि एक ही सेल है ऑर्गेनिज्म के पास। तो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है यहाँ पर? डीएनए। डीएनए अपनी दो कॉपीज प्रोड्यूस करता है, तो एक कॉपी इसके पास रह गई, दूसरी कॉपी इसके पास आ गई, तो एक से कितने ऑर्गेनिजम्स बन गए? 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए। दिस इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखोगे? डीएनए कॉपिंग इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। कि जो डीएनए होता है वो अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, और डीएनए के रेप्लिकेट करने की वजह से जो स्पीशीज है वो नई बॉर्न होती है। अब आप ये देखो, ये स्पीशीज इससे बने हैं, तो ये ऑलमोस्ट इसके जैसे क्या होगी? सिमिलर होगी। पर हमें पता है नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली रिलायबल। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली रिलायबल। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप कोई फोटोस्टेट कराने जाते हो कोई भी चीज, यहाँ पर डीएनए की कॉपी हो रही है। कॉपी होने का क्या मतलब है? अगर मैं आपको नोट्स देती हूँ, आप उसे फोटोस्टेट कराने जा रहे हो, क्या वो फोटोस्टेट किए हुए नोट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं? बिल्कुल उसका पेपर, उसकी क्वालिटी क्या बिल्कुल सेम होगी जैसे मैंने आपको ओरिजिनल पेपर दिया था? नहीं, थोड़े से क्या आ जाते हैं, उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, या थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है। उन मिस्टेक्स को हम बोलते हैं वेरिएशंस। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, जब जीन में वेरिएशन आती है तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। वेरिएशन का तो मतलब कुछ भी डिफरेंस हुआ, कुछ भी ओरिजिनल चीज से आप डिफरेंट हो तो वो वेरिएशन है। पर अगर वेरिएशन जीन्स में आ रहा है, डीएनए की कॉपी की वजह से आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। इसके बारे में आपको डिटेल में हायर क्लासेस में करना है। अभी हम जो टर्म यूज करेंगे दैट वुड बी वेरिएशंस ओनली। So we understood that basic event in reproduction is DNA copying। कि एक सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी करेगा तो 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब ये जो 2 ऑर्गेनिज्म बने हैं, इसमें जो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। मतलब ये इससे बिल्कुल सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल एग्जैक्टली नहीं होंगे। दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये ऑलमोस्ट इससे मिलते जुलते हैं, मतलब 99.99% ये बिल्कुल सेम होंगे, पर कुछ परसेंट इसमें डिफरेंस आया है। उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। उसी डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन। सो दिस वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे अभी हम और डिटेल में करेंगे। अभी हमने बस बेसिक इवेंट देखा है, दैट इज डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपी होने के साथ जो सेल का पैरेटस है वो भी डिवाइड हो जाता है। सेल का पैरेटस मतलब सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं और 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। कि ये वेरिएशन से फायदा क्या होगा? कि अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीटली रिलायबल नहीं है, विश्वास नहीं कर सकते, तो कुछ गलतियां हुई हैं। जो वो गलती हुई है उसकी वजह से क्या आया है? वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है? लेट्स सी दैट नाउ। अगर हम बात करें वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीशीज के लिए, बट नॉट फॉर द इंडिविजुअल। अब ये स्पीशीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है हम वो देख रहे हैं। जैसे अगर मान लो कुछ वाटर में बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं और कुछ ऐसी कंडीशन हुई एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया है तो आप डायरेक्टली अभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया
तो अगर बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बना, वो रिप्रोडक्शन चलती जा रही है और हमें पता है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं होती, तो कुछ वेरिएशंस आए होंगे। अब होगा क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे, कुछ होंगे वेरिएंट्स। वेरिएंट्स बोलने का मतलब क्या है, कुछ वेरिएंट्स होंगे जो सस्टेन कर जाएंगे उस हाई टेम्परेचर को भी, तो वो जिंदा रह जाएंगे, और जो इस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। अब आप सोच के देखो, इमेजिन करो सिचुएशन, अगर बैक्टीरिया 100% सेम होते तो क्या होता। टेम्परेचर राइज हुआ, कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाया। अगर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं हुआ तो ये पूरी पॉपुलेशन क्या हो गई, वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई दुनिया से। तो वेरिएशन से वो स्पीशीज पूरी, अगर वेरिएशन ना होता तो वो स्पीशीज पूरी खत्म हो जाती। तो वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर दी स्पीशीज। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो कोई भी स्पीशीज पूरी की पूरी खत्म हो सकती है, कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल ऐसी कंडीशन हुई जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है तो जो वेरिएंट्स होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर वेरिएंट्स नहीं हुए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सोच के देखो, हम यहाँ पर रहते हैं, सब अपने अपने घर में रहते हैं, और कुछ लोग बाहर रोड्स पर भी रहते हैं। अगर किसी गॉड फॉरबिड ऐसा हो, अगर किसी कंडीशन की वजह से सब ऑर्गेनिज्म, सबके घर में जो लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो कुछ वेरिएंट्स हैं हमारे पास जो रोड पे रह रहे हैं, वो सर्वाइव कर जाएंगे और हम सर्वाइव नहीं करेंगे। तो वो रिप्रोड्यूस करके आगे ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। पर अगर सारे अपने घरों में रहते होते और घर वाले लोग खत्म हो जाते तो ह्यूमन पॉपुलेशन ही पूरी वाइप आउट हो जाती। तो वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द स्पीशीज बट नॉट फॉर द इंडिविजुअल। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल के लिए वो नेसेसरी कैसे नहीं है। कभी कभी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो नया डीएनए बनता है वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ तो वो बाहर की कंडीशंस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज भी नहीं आना चाहिए जिससे वो सेल सर्वाइव ना कर पाए। सो आई होप आपको वेरिएशन की इंपॉर्टेंस अभी क्लियर हुई होगी कि वेरिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो स्पीशीज वाइप आउट ना हो जाए, और वी कैन से फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। नाउ वी विल डिस्कस द मोड्स ऑफ asexual reproduction. Modes of asexual reproduction includes fission. Fission can be binary or multiple. Fission का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म से दो या दो से ज्यादा नए ऑर्गेनिजम्स बॉर्न होते हैं एक टाइम में, then that is known as fission. Next is multiple fission. Also we'll discuss fragmentation, regeneration, budding and spore formation. So let's discuss them one by one. First is fission. तो फिजन में मैंने आपको अभी बताया, जब एक सेल डिवाइड होता है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में, दो या दो से ज्यादा सेल्स में, तो जो ऑर्गेनिज्म इस मेथड से रिप्रोड्यूस होगा उस मेथड को हम बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन एज फिजन, एंड इट कैन बी बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और मल्टीपल फिजन का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म से दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक टाइम में बनेंगे, देन दैट इज नोन एज मल्टीपल फिजन, अदरवाइज बाइनरी फिजन। अगर हम बाइनरी फिजन देखें, सो दिस बोथ हैपेंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है जिस ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल होगा उनमें ये होगा। तो अगर हम फिजन में देखें, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, कुछ भी इरेगुलर सी शेप होती है, और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस। तो होगा क्या एग्जैक्टली फिजन में, एक और चीज, जिस ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, जो पेरेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं डॉटर सेल्स। अब आप सोच सकते हो इन्हें सन सेल्स क्यों नहीं बोलते, पर इसका कोई रीजन नहीं है, उन्हें हम बोलते ही डॉटर सेल्स है। अगर हम बात करें पेरेंट सेल की, पेरेंट सेल मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जो रिप्रोड्यूस करेगा, इस सेल का अपना न्यूक्लियस है, तो जब इसका रिप्रोड्यूस करने का मन है, और सिर्फ अगर आप इन सब में देखो तो एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो ये मेथड कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे अमीबा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, तो यू हैव टू राइट फिजन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन। तो अगर हम अमीबा को देखें, अमीबा की ये इरेगुलर शेप है। अमीबा ने जब रिप्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस इलोंगेट कर रहा है।
फिर न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी और सेल भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। आधा सेल अपेरेटस इसे मिल गया, कुछ इसे मिल गया। अब हम यहाँ पर देखें तो दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं इंडिपेंडेंट। इस एक से दो सेल्स फॉर्म हुए हैं और जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो दो नए एमीबा बने हैं एक एमीबा से। दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। अगर हम बात करें लिशमैनिया की, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिशमैनिया। एक लिशमैनिया से यहाँ पर भी दो ऑर्गेनिज्म है, एमीबा में भी एक से दो ऑर्गेनिज्म है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? काला अजहर इज कॉज्ड बाय एजेंट दैट इज लिशमैनिया, जो उसका कैरियर होता है लिशमैनिया। ये है लिशमैनिया। अगर हम लिशमैनिया की बात करें तो लिशमैनिया में जो ओरिएंटेशन होती है इट अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। आप ये देखो, मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ किया है जिसके अलोंग ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या बन जाएंगे? दो। आप ये नहीं सोच सकते कि लिशमैनिया यहाँ से कट होकर ऊपर अलग रिप्रोड्यूस हो जाएगा और नीचे अलग रिप्रोड्यूस हो जाएगा। लिशमैनिया और एमीबा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है दैट इज एमीबा जो रिप्रोड्यूस करता है इट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। लिशमैनिया आल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। द ओनली डिफरेंस इज एमीबा रिप्रोड्यूसेस इन एनी ओरिएंटेशन। यहाँ से कट कर दोगे तो यहाँ से भी एक एमीबा बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा। पर लिशमैनिया में जो रिप्रोडक्शन होती है इट अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन। मतलब ये ऐसे कट होकर ही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, किसी और मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है कि बाइनरी फिजन में, एमीबा में और लिशमैनिया में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। नाम में ही मल्टीपल है, फिजन का मतलब स्प्लिट होना, फिजन का मतलब स्प्लिट होना। यहाँ पर नाम में मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे तो उसे हम बोलते हैं उसी टाइम पर उसे हम बोलते हैं मल्टीपल में वो डिवाइड हो गया। एक सेल था, एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो बहुत सारे इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में। ये सेल है और ये इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग में बहुत सारे सेल्स बन गए। अब वो सारे सेल्स जैसे ये वॉल ब्रेक होगी मैच्योर होने पे तो ये सारे सेल्स निकल जाएंगे और ये अलग से ऑर्गेनिज्म है, ये अलग से ऑर्गेनिज्म है, ये सारे क्या बन गए? न्यू ऑर्गेनिज्म। एंड दिस हैपेंस इन प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट होता है, पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। उसमें किस मेथड से प्रोडक्शन होती है? बाय मल्टीपल फिजन। मतलब एक टाइम में ये एक नहीं निकालता, बहुत सारे पैरासाइट्स निकलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। एमीबा में फिजन कैसी होती है? बाइनरी फिजन। लिशमैनिया में बाइनरी फिजन, बट लिशमैनिया में डेफिनेट ओरिएंटेशन में, इसमें कोई भी डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं होती है। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। नाम में फ्रेगमेंट है, इसका मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स में कट हो जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिजन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फ्रेगमेंटेशन इज फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल इज स्पाइरोगाइडा। मैं यहाँ पर सबकी इमेज भी अटैच कर दूंगी ताकि आप क्लियरली देख सको। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा स्पाइरोगाइडा में? स्पाइरोगाइडा ये अपने आप कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। ये फ्रेगमेंट अलग से हो गई और ये फ्रेगमेंट अलग से हो गई, तो एक स्पाइरोगाइडा से दो स्पाइरोगाइडा प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट मेथड इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, जनरेट करना मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, री मतलब दोबारा। जो रीजेनरेशन मेथड होता है इट अकर्स इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, अगर प्लेनेरिया एक्सीडेंटली कट हो जाता है 3 हाफ्स में, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 पार्ट्स में ये प्लेनेरिया क्या हो गया? कट हो गया। तो हर पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये वाला पार्ट एक ऑर्गेनिज्म, बीच वाला पार्ट दूसरा ऑर्गेनिज्म, थर्ड वाला पार्ट तीसरा ऑर्गेनिज्म। पर रीजनरेशन इज नॉट एग्जैक्टली अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म को वेट करना पड़ रहा है कि वो कट होगा तो वो रिप्रोड्यूस होगा। तो ये तो एक्सीडेंटल हो गया, बट इसे हम फिर भी रिप्रोडक्शन में ही कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखिए, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म था? प्लेनेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, व्हाट हैपेंस इफ प्लेनेरिया इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स? यू हैव टू राइट ईच पार्ट विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। हर पार्ट नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। ये प्लेनेरिया था, ये 3 पार्ट्स में कट हुआ, ये नया इंडिविजुअल, ये नया इंडिविजुअल, ये नया इंडिविजुअल। इसका जो एग्जाम्पल आप देखते हो, एक स्टारफिश भी हो सकता है,
Another example is lizard. आपने देखा होगा अगर छिपकली की टेल कट हो जाती है तो थोड़ी देर बाद आप उसे देखो तो उसकी टेल फिर से आ जाती है. वो कैसे होता है? That happens by the process of regeneration. Regeneration is a reproduction in which an organism has the ability to regain its lost body parts. To regain lost body parts. मतलब आप अगर अपना केस लेकर देखो, अगर मेरा हाथ है, मेरा हाथ ऐसा ना हो, अगर मेरा हाथ अलग हो जाता है उससे क्या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा? नहीं बनेगा. पर मैं तो इसमें बोल रही हूँ प्लुमेरिया में तो बन जाता है. और अगर हम लिजर्ड की बात देख रहे हैं तो लिजर्ड में भी अगर उसकी टेल कट होती है तो नया ऑर्गेनिज्म में टेल आ जाती है. मतलब क्या टेल से नया ऑर्गेनिज्म आता है? नहीं. पर क्या नए ऑर्गेनिज्म के अंदर टेल आ जाती है? आ जाती है. मतलब ऐसा क्या है कि टेल में पूरी लिजर्ड नहीं आ रही पर लिजर्ड में टेल फिर भी आ रही है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ रीजनरेटिव सेल्स. रीजनरेटिव सेल्स बोलने का क्या मतलब है? अगर हम बात कर रहे हैं प्लुमेरिया की तो इसकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं. रीजनरेटिंग सेल्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे लिजर्ड है, लिजर्ड की जो अपर बॉडी है उसमें रीजनरेटिंग सेल्स हैं तो वो लोअर बॉडी को रिप्रोड्यूस करा लेता है. पर लिजर्ड की जो टेल है उसमें रीजनरेटिंग सेल्स नहीं है तो वो पूरी अपर बॉडी को प्रोड्यूस नहीं करा पाता. इसीलिए रीजनरेशन के लिए वी नीड स्पेशलाइज्ड सेल्स. इसमें हमें चाहिए होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसमें रिप्रोड्यूसिंग पार्ट हो जो रीजनरेट कर पाए. अगर उसमें रीजनरेट करने की एबिलिटी नहीं होगी तो वो पूरा पार्ट रीजनरेट नहीं होगा. प्लुमेरिया में ये होता है इसलिए हम ये देख पाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजन, लिशमैनिया, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजन. नेक्स्ट मेथड इज बडिंग, रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग. इन दिस अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा. हाइड्रा का भी हमने पहले एक और रिप्रोडक्शन केस किया था, दैट वाज रीजनरेशन. अगर वो कट होगा तो भी हो सकता है. अब हम केस करने वाले हैं बडिंग, क्योंकि वो तो था एक्सीडेंटल, उसे किसी मेथड से तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो दैट इज बाय बडिंग. बडिंग का मतलब है अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में कहीं पर एक आउट ग्रोथ, मतलब कहीं पर भी कुछ चीज बढ़ने लग जाती है और वो चीज बढ़ती रहती है. वो बढ़ते बढ़ते जब वो पूरी मेच्योर हो जाती है तब वो यहाँ से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और नया हाइड्रा प्रोड्यूस होता है. जैसे अगर आप मेरा केस लो, अगर मेरी यहाँ पर कोई आउट ग्रोथ निकलने लग जाए, एक हाथ निकला, उस हाथ से पूरी नई कोमल बन गई तो दो नई कोमल बन चुकी होगी. तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग. और इसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स. और ये डायग्राम था हाइड्रा का. आपको इस पूरे टॉपिक में सारे मेथड्स लर्न करने हैं कि एमीबा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन, लिशमैनिया बाइनरी फिजन, एंड देन पैरासाइट जो हमने मलेरियल पैरासाइट किया था प्लाज्मोडियम, दैट इज मल्टीपल फिजन. रीजनरेशन किसमें होती है, बडिंग किसमें होती है, आपको ये सारे अच्छे से लर्न कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज, तो आपने बडिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक ऑर्गेनिज्म से कोई आउट ग्रोथ निकली, वो आउट ग्रोथ जब मेच्योर हो जाती है तो वो डिटैच हो जाती है और नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट प्रोपेगेशन, नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आपको नाम से सुनकर ही लग रहा होगा कि हम वेजिटेटिव, कुछ प्लांट्स की बात करने वाले हैं. तो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन जनरली कैसे होती है? जनरली वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. पर अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स को कंसिडर ना करें तो जो रिप्रोडक्शन होगी उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स होते हैं स्टेम्स, रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स एंड सीड्स. और नॉन रिप्रोड्यूसिंग पार्ट कौन से होते हैं? स्टेम, रूट्स और लीव्स. तो हम अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने वाले हैं तो हम फ्लावर और सीड की बात नहीं करेंगे. हम बात किसकी करेंगे? स्टेम की, रूट की और लीफ की. मतलब अगर किसी की स्टेम से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं तो रिप्रोडक्शन ही तो हुई. तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. रूट से, लीफ से, if we reproduce plant by stem, root or leaf, then that reproduction is known as reproduction by vegetative propagation. अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कुछ एडवांटेजेस होंगी.
वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की फर्स्ट एडवांटेज होगी, देखो इसमें हमें सीड चाहिए नहीं चाहिए, तो जिसमें हमें जो प्लांट्स सीड बेयरिंग कैपेसिटी को लॉस कर चुके हैं, मतलब जिनकी अब सीड्स प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे रोज, अगर इनकी सीड्स प्रोड्यूस नहीं होती तो बनाना, तो हम इनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय दिस मेथड, क्योंकि इसमें हमें सीड नहीं चाहिए। सेकेंड इज फास्टर ग्रोथ। आप सोच के देखो, आप सीड को डिग करोगे अंदर सॉइल में, वो सीड बड़ा बनेगा, प्लांट बनेगा और बड़ा प्लांट बनेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर हम डायरेक्टली स्टेम, रूट या लीफ की बात करें तो ये फास्टर वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड इज जेनेटिकली सिमिलर। आप सोच के देखो, एक प्लांट से ही आप अगला प्लांट प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो क्या वो डिफरेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो जेनेटिकली कैसा होता है? बिल्कुल सिमिलर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन? The plants that have lost the capacity to bear seeds can be grown by this method. This method is faster and also the plant produces genetically similar to that of original plant. Now, अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल की और आर्टिफिशियल की, नेचुरल का मतलब है आपने कुछ करना नहीं है, अपने आप नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। जैसे अगर पोटैटो में आपने देखा होगा थोड़े से स्टेम्स निकलने लग जाते हैं, और वो स्टेम्स जो होते हैं, स्टेम्स का मतलब होता है ऐसे वो डंडी, वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो निकल रही है, आप उसे सॉइल में रख दो स्टेम को, पोटैटो को अपने आप, तो उससे नया प्लांट उगने लग जाएगा। तो ये हमने क्या सीड से रिप्रोड्यूस करवाया है? नहीं, हमने रिप्रोड्यूस करवाया है बाय स्टेम, तो ये है नेचुरल मेथड। अगर हम रूट्स की बात करें तो स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी होती है, उसमें आपको रूट्स दिखेंगी, उसको सॉइल में डाल दो, नए स्वीट पोटैटो का प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट इज लीफ एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगर हम लीफ की बात करें तो एक ब्रायोफिलम की लीफ होती है, आई होप आपको ये स्कूल में बोला हो लाने के लिए। अगर ये ब्रायोफिलम की जो लीफ है, इसमें यहाँ पर आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है। इसे आप सॉइल में रखो, पूरा ये जो ये बर्ड्स है, जो इसको हम बर्ड्स बोल रहे हैं, इससे नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, क्योंकि इसमें आप कुछ प्रोसेस आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हो, नेचुरली हो रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट हैपेंस इफ ब्रायोफिलम फेल ऑन द सॉइल? तो इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट ऑफ ब्रायोफिलम, क्योंकि ये मेथड कौन सा है रिप्रोडक्शन का? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, मतलब हम वेजिटेटिव कुछ प्रोड्यूस करा रहे हैं पर आर्टिफिशियली, जैसे कट करके। अगर हम बात करें, आपने देखा होगा रोज को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, जनरली 2-3 मंथ्स लग जाते हैं, कुछ आइडिया। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी और के घर से स्टेम लेकर, रोज की स्टेम ली, उसे अपने घर में लगा दिया सॉइल में, उससे जो प्लांट ग्रो होगा वो जल्दी होगा। तो ये था आर्टिफिशियल मेथड। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, अगर मान लो ये एक प्लांट है, तो इसकी कोई ब्रांच होगी, इसकी एक ब्रांच को हम डाल देंगे सॉइल के अंदर, क्योंकि हमें पता है ब्रांचेस फ्लेक्सिबल होती हैं, वो आराम से बेंड कर सकती है। तो इसकी एक ब्रांच को हमने डाल दिया सॉइल के अंदर, और उसमें से थोड़ा बहुत प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट निकलना स्टार्ट होगा, उसकी रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये पूरा नया प्लांट बनने लग जाएगा। अब हम इन दोनों का जो लिंक था उसे कट कर देंगे, ये भी एक नया प्लांट बन गया, और ये प्लांट पहले से ही था, तो हमने इस प्लांट को क्या करवा लिया? रिप्रोड्यूस करा लिया बाय द मेथड ऑफ लेयरिंग। और ये प्रोमिनेंट होती है जैस्मिन में। हम लास्ट मेथड की बात करने वाले हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम दो प्लांट्स को लेते हैं, जैसे मान लो आपको एक रोज चाहिए, तो आपने रोज की स्टेम को ले लिया, और एक ऐसा प्लांट है जो बहुत जल्दी ग्रो होता है, रोज जनरली लेट ग्रो होता है, तो आपने एक प्लांट लिया जो जल्दी ग्रो होता है, एक लिया रोज, दोनों की स्टेम्स ली, उन्हें कट किया, कट करके उन्हें बांध दिया। अब आप अगर इन दोनों को बांध दोगे तो जो नया प्लांट उगेगा उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब रोज भी उगेगा और जल्दी भी ग्रो होगा। तो इस मेथड को वी कॉल ग्राफ्टिंग, और ये जनरली होता है मैंगो के लिए, मैंगो या एप्पल के लिए। मैंगो में आपने देखा होगा बहुत वैरायटी आती है मैंगो की। वो कैसे आती है, दो डिफरेंट टाइप के थोड़े से मैंगोज लिए, उनको ग्राफ्ट कर दिया, बांध दिया एक दूसरे के ऊपर, जो नया प्लांट बनेगा उसमें ऊपर वाले की भी प्रॉपर्टी होगी और नीचे वाले की भी प्रॉपर्टी होगी। So this was vegetative propagation by natural as well as artificial, और हमने इसकी एडवांटेजेस भी देखी। Now next method is tissue culture। नाम में ही आप देखो टिश्यू आ रहा है और कल्चर आ रहा है, मतलब इसमें जो हम कल्चर करेंगे वो टिश्यूज का करेंगे।
and this method is used for ornamental plants. Ornamental plants मतलब डेकोरेटिव प्लांट जो सिर्फ सजाने के लिए रखे जाते हैं रूम्स में. अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो इसमें होता क्या है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, इसमें हम प्रोपेगेट करते हैं बाय टेकिंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ एनी पार्ट लाइक स्टेम, लीव्स, मतलब किसी भी प्लांट में से ग्रोइंग पार्ट में से हम कुछ सेल्स या टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. उन सेल्स को अब हम रखते हैं एक ऐसे मीडियम में, एक ऐसे आर्टिफिशियल मीडियम में जहां पर वो सेल्स फर्दर डिवाइड करते हैं टू फॉर्म कैलस. और सेल्स जब फर्दर डिवाइड करेंगे, सेल्स डिवाइड करने के बाद कैलस फॉर्म करेंगे, उसे फिर हम दोबारा एक डिफरेंट मीडियम में रखते हैं जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए. और इसमें प्लांट क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा. अब प्लांट ग्रो कर जाएगा इनटू अ न्यू प्लांट. तो हमें यही तो चाहिए था. अब होगा क्या, जो ये प्लांटलेट बनेगा इसे हम रख देंगे सॉइल में. मतलब बेसिकली आप अगर ऐसे ना करते तो एक सीड लेते, सीड को सॉइल में डालते और वो ग्रो करता नए प्लांट में. तो उसकी बजाय हम करते क्या है टिश्यू कल्चर में, हम ग्रोइंग प्लांट, हमें पता है कि जहां से प्लांट ग्रो कर रहा है वहां से सेल्स लिए, उन सेल्स को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा और उसे प्लांटलेट बनाने दिया, मतलब छोटा सा प्लांट बनाने दिया. जैसे ही वो प्लांट बन जाएगा उसे फिर किसमें रख दिया, सॉइल में. अब वो पूरा नया प्लांट बन जाएगा. So this was tissue culture. Now we will discuss what is spore formation. This is also a method of reproduction by asexual reproduction. इसमें होगा क्या, आपने देखा होगा ब्रेड पे फंगस लग जाती है and that is rhizopus basically. ब्रेड में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो ब्लैक कलर के हाइफा फॉर्म होने लग जाते हैं जो नॉन प्रोड्यूसिंग पार्ट्स होते हैं, और वहां से निकलते हैं ये स्पोरेंजियम. जो स्पोरेंजियम में मेनली क्या होते हैं, स्पोर्स, और स्पोर्स ही होते हैं प्रोड्यूसिंग पार्ट्स. तो ये जैसे ही स्पोर्स को कवर किया होता है प्रोटेक्टिव वॉल्स में, दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम. जैसे ही इसको एक परफेक्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, अभी तो इसे कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, जैसे ही स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे और उन्हें लगेगा कि ये फेवरेबल एनवायरनमेंट है हमारे लिए जहां पर हम ग्रो कर सकते हैं, तो जहां भी स्पोर्स गिरेंगे वहां पर नया राइजोपस बन जाएगा. मतलब एक राइजोपस से और राइजोपस बनेंगे, फिर उससे और बनेंगे. जब एक चीज खराब होती है, आपने देखा होगा घर में सिर्फ एक खराब नहीं होती, सब खराब होने लग जाती है. क्यों खराब होती है, क्योंकि एक से दूसरे पे आएगा, स्पोर्स इसलिए ट्रैवल करते हैं, वो दूसरे पे आएगा और सारे ट्रैवल कर करके इससे हमारी रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी. और स्पोर्स को फॉर्म होने के लिए, मतलब नए इन्वायरमेंट पे जाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, दैट इज डार्क, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेस. इन कंडीशंस में ये सर्वाइव कर पाएंगे और नया राइजोपस क्रिएट हो जाएगा. और नया राइजोपस क्रिएट हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड asexual reproduction. In next class we would be discussing sexual reproduction. Till then, keep preparing for your upcoming exams and all the best. Thanks for watching.